Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So this is part 2 of चैप्टर नंबर 2। इसके प्रीवियस जो चैप्टर है बेसिकली चैप्टर 1 की एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है और चैप्टर 2 की भी इसके जो करंट कंजप्शन के ऊपर है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा दी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज पढ़ना करंट कंजप्शन पैटर्न्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जब हम हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज को सेव करते हुए, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाते हुए, कि ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हमने अभी डिप्लीट कर दिए, उसको एग्जॉस्ट कर दिए, ख़राब कर दिए, वेस्ट कर दिए। ठीक है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करना है और उसका उसका जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे वेस्ट ना करते हुए उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। दिस इज़ बेसिकली अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहने की बात है, इसमें हमारा इन्वायरमेंट एक फैक्टर है, जुड़ जाता है। हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। जब आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करोगे तभी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा, राइट? क्योंकि इन्वायरमेंट ही सब कुछ जो है आपको, नेचर ही सब कुछ आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम करंट कंजप्शन पैटर्न इज द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। तो अब जो हमारा जो करंट कंजप्शन पैटर्न है अकॉर्डिंग टू दिस बुक या अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली कंटेंट, ये बोल रहा है कि हमारा जो करंट कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, हमारा जो नेचुरल स्टॉक ऑफ जो हमारा स्टॉक है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भले हम पेट्रोलियम की बात करें, भले हम बेसिकली क्रूड ऑयल की बात करें, या भले हम कोई भी रिसोर्सेज की बात करें, कोल की बात करें, तो वो जिस पेस से हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव टू एड्रेस एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर इट। नाउ इस बेसिकली इस पैराग्राफ में बात की गई है कि अगर हमारे रिसोर्सेज को अगर हम सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम पॉवर्टी आ सकती है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होगा। तो बेसिकली हमारे जो रिसोर्सेज है उसे भी हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इनइक्विटेबल नहीं होने चाहिए, इक्विटेबल मैनर से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर को सारे रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं, गरीबों को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उससे फिर हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंजप्शन पैटर्न शुड बी सच दैट इट असिस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस तरह का होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशंस को भी ध्यान में रखे। ठीक है, बेसिकली इन्वायरमेंट को कंजर्व करे। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव सच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड विद मिनिमाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इस तरह को हम फ्रेम में ला सकते हैं ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक बचे रहें। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हमें फ्यूचर जनरेशन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनको यहाँ पे टारगेट नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें यहाँ पे सेव करना है ताकि वो किसी भी चीज़ से उनको हार्म ना हो, भले वो पॉल्यूशन हो, भले वो एनवायरनमेंट डैमेज हो। सो वी शुड कंज्यूम दिस गुड्स विच आर मोर एफिशिएंट इन रिसोर्स यूज एंड लेस पॉल्यूटिंग। तो कहने का मतलब है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है। इंप्रूविंग एंड वी हैव टू ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच विल हैपन व्हेन वी विल ऑल्सो सेव द एनवायरमेंट साइमल्टेनियसली। तो समझ में आ गया होगा इस पैराग्राफ कहने का मतलब क्या है, बेसिकली कैसे कंजप्शन करना है, किस तरीके से किसी कंट्री को या किसी नेशन को कंजप्शन करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कंजप्शन, कि कंजप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कंजप्शन अराइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट, कि कंजप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। वेरी सिंपल, देखिए अगर कंजप्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तभी तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और जब प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग हायर हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर कंजप्शन नहीं होगा तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी खत्म हो जाएंगी। सो कंजप्शन इज अ प्राइमरी मोटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बात है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से डिमांड आएगी मार्केट में, और डिमांड आएगी तभी तो सप्लाई होगी। ठीक है, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। जैसे कोविड में हुआ था, है ना, कोविड की सिचुएशन में डिमांड खत्म हो गई थी तो सप्लाई कम हो गई थी, उसकी वजह से लाखों लोगों की जॉब चली गई थी, है ना। तो कंजप्शन ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन आर डिपेंडेंट ऑन द कंजप्शन। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू हियर टिल हियर। देन है कंजप्शन इज अ एंड प्रोसेस। कंजप्शन एंड प्रोसेस है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कोई भी गुड बन रहा है तो डेफिनेटली वो कंजप्शन के लिए बन रहा है। अगर उसे कोई कंजप्शन नहीं कर रहा है, कोई कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, तो वो पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन नहीं माना जाता है, आपको पता है। सो
इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और बेसिकली कंजप्शन पे आपका जो है खत्म होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कंजप्शन नहीं होगा तो ऊपर की सारी एक्टिविटीज आपकी सारी खराब हो जाएंगी, हायरार्की पूरी, है ना। कंजप्शन इज अ इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, हमारा हमारा कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम कैसा हमारा वे ऑफ लिविंग है, वो हमारा कंजप्शन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास लग्जरी गुड यूज़ करें, आपके पास SUV है गाड़ी में, घर पे आपके, अगर आपके बेसिकली AC है घर पे, अगर आपके कूलर्स हैं आपके घर पे, अगर आपके ऑल द फैसिलिटीज़, अगर आपके अच्छी फैसिलिटीज़ हैं आपके घर में, आपका कंजप्शन इसका मतलब अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो हमारा कंजप्शन हमारा ये डिसाइड करता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजप्शन इज अ बेस्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक वेलफेयर। तो हमारा जो कंजप्शन है वो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर शो करता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा कंजप्शन अच्छा होगा तो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर इससे शो हो रहा है, क्योंकि हाँ लोगों के पास पैसा है। इकोनॉमिक वेलफेयर रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक गुड्स। बेसिकली मतलब जो भी हम गुड यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, बेसिकली हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या शो कर रहा है, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। कि अगर हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। क्लियर हो गया? सो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। सो द लार्जर द कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे इसका मतलब आपका इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर का क्या मतलब है, मतलब आपके पास पैसा है। जब ये कैसे शो होता है किसी के पास पैसा है, क्योंकि उस हिसाब से वो खर्चा करता है फिर, है ना। मॉल जाएगा, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उसके पास कोठी बंगले वाले होंगे बेसिकली, ठीक है। सो कंजप्शन इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कंजप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट का। देखिए इकोनॉमी को आप समझिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रही इकोनॉमी, कह रही अगर कंजप्शन जो नहीं होगा तो हमारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। या आप कह सकते हो कंजप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एम्प्लॉयमेंट से। अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, कंजप्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, क्योंकि कंजप्शन की वजह से प्रोडक्शन होता है। या आप कहोगे कि प्रोडक्शन की का एंड प्रोसेस क्या है, कंजप्शन ही है। अगर कंजप्शन नहीं होगा तो दोबारा प्रोडक्शन नहीं होगा उस चीज़ का, वो साइकिल नहीं चलेगी, है ना। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी। हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल डिमांड, मतलब आप सबकी डिमांड को ऐड कर दें, आपकी डिमांड, अब हमारे नेताओं की डिमांड, सबकी, एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर रिक्शे वाले की, पूरे लोगों की डिमांड को ऐड कर दें तो हमारी एग्रीगेट हो जाती है। पूरे देश की डिमांड समझ लो एग्रीगेट डिमांड। तो अगर पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो उसके मतलब है प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो GDP भी कम होगी, पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए कंजप्शन का एक ऑप्टिमल लेवल बना रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्टिमम लेवल नहीं होगा, एक सही लेवल नहीं चलेगा इकोनॉमी में, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है दैट इज अनदर टेक्निकल टर्म, दैट इज अ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी वेरी सिंपल है। क्या होता है यूटिलिटी? कोई भी, जब हम कोई गुड कंज्यूम करते हैं, है ना, कोई गुड यूज़ करते हैं, तो उससे मिलने वाली बेसिकली उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई भी गुड हम यूज़ करें उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इससे वर्ड से बता लेता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है उसका कुछ यूज़, है ना। तो बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी गुड की जो पावर होती है सेटिस्फाई करने की किसी भी ह्यूमन को, उसे यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक एबिलिटी है, किसी भी गुड की अगर कमोडिटी की जो एबिलिटी होती है सेटिस्फाई करने की ह्यूमन वांट्स को, उसको बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। जैसे मेरे फ़ोन की यूटिलिटी क्या है कि मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे सेटिस्फाई कर रही है इन द सेंस कि मैं किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप अगर खाना खा रहे हो तो वो आपको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी हंगर को कम करके या हंगर को ख़त्म करके। तो एवरी गुड है ऐसा यूटिलिटी। अगर किसी गुड की यूटिलिटी नहीं है तो वो कोई गुड नहीं माना जाएगा, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये माना जाता है कि हर एक गुड की क्या है, अगर कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी यूटिलिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी में। तो कोई भी जो बिजनेस फर्म होता है वो देखता है कि हमारे गुड की यूटिलिटी होगी नहीं होगी मार्केट में। अगर मैं कोई गुड बना रहा हूँ तो क्या वो लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, क्या लोगों को लगेगा कि हाँ इससे मेरा कुछ सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि फालतू तो लोग लेंगे नहीं, है ना। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूटिलिटी एक एबिलिटी होती है कि कोई भी गुड की जो कि किसी भी पर्सन की वांट को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यूटिलिटी। अब इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं, यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी के फीचर्स होते हैं, सबसे पहले यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक होता है, मतलब एक किसी ए पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग होगी, किसी बी के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है ना, आईफोन मेरे लिए उसकी यूटिलिटी अलग होगी, किसी दूसरे के लिए अलग होगी, हो सकता है कि सी के लिए हो ही ना, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है सबके लिए यूटिलिटी अलग अलग होती है। यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, उसे आप फील कर सकते हो,
ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते हो एक्चुअल टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इतने 1000 किलो की यूटिलिटी मिल गई या वो है ये है, आप ये मतलब फील कर सकते हो उसको, राइट। अब जैसे कोई टीचर से पढ़ रहे हो आप, तो टीचर आपको, आप ये कह सकते हो कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि इससे मुझे 10,000 मीटर का क्या है नॉलेज मिली है। इस टाइप से आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। दो एक आगे 12th में जब आप पढ़ोगे कि इसको यूटिलिटी को मेजर किया है नंबर में, कार्डिनल नंबर में, लेकिन वो एक एग्जाम्पशन लिया था एक इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। वैसे एक्चुअल टर्म में यूटिलिटी कभी भी मेजर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी हमारी रिलेटिव होती है, मैंने बोल दिया रिलेटिव होता है, ये हर पर्सन टू पर्सन की नीड पे डिपेंड करती है। किसी के लिए किसी चीज़ की यूटिलिटी हाई हो सकती है, किसी के लिए कांस्टेंट हो सकती है, किसी लिए किसी कमोडिटी की ग्रेटर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नशा करता है, अगर जो कोई चेन स्मोकर है तो उसके लिए अगर, और जो कोई दूसरा बिल्कुल हाथ नहीं लगाता है मतलब सिगरेट को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सब चीज़ों से दूर रहना, बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। तो जैसे आपकी अल्कोहल हो गई, आपकी सिगरेट हो गई, ये एडिक्टिव इन नेचर होती है, राइट। तो अगर कोई जिसने आज तक कभी से सिगरेट वगैरह नहीं पी है तो उसके लिए जीरो है यूटिलिटी, है ना, नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक एडिक्ट है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो यही इसका यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो यूटिलिटी और यूजफुलनेस में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अ कमोडिटी मे बी प्रोसेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट में हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, बट देखो कहने का मतलब है, एक सिगरेट का एग्जाम्पल है, सिगरेट की यूटिलिटी है लेकिन वो यूजफुल नहीं है ना, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को खराब करती है, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी तो है क्योंकि किसी ना किसी की ये वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं मतलब होता कि यूटिलिटी का मतलब ये है कि यूजफुलनेस है, मतलब वो हमारे लिए सही है, ऐसा नहीं है। वो बस हमारी नीड को, हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रही है, ये मतलब होता है। यूजफुलनेस अलग चीज़ होती है, यूजफुलनेस होता है अगर वो हमें हार्म ना करे तो, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज योर नो मोरल नो लीगल कैनोटेशन। इसमें कोई मोरल, हमें कोई, जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम इसमें कोई एथिकल चीज़ नहीं देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं कि कई लोग मानते हैं कि अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है, और बिल्कुल करती भी है। इसमें मानना क्या है, ठीक है, अल्कोहल करती है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन हमारे लिए यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी को कोई मतलब नहीं है कि ये चीज़ खराब है, गलत है। अगर इससे किसी की वांट सेटिस्फाई हो रही है तो इसकी यूटिलिटी मार्केट में बोली जाएगी, और इसका फिर प्रोडक्शन भी डेफिनेटली होगा, जो कि होता भी इकोनॉमी में, है ना। मतलब ये किसी यहाँ पे किसी की हेल्थ खराब हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये किसी की वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी यूटिलिटी है, ये इसका मतलब है। इससे कोई मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई एथिकल लीगल से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। जैसे सिगरेट है, सिगरेट का भी प्रोडक्शन होता है, वाइड रेंज पे होता है। सिगरेट के डब्बे पे इतना ज़्यादा 80% में लिखा भी होता है कि साफ साफ कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, ठीक है। मतलब वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्या है, उसके लिए यूटिलिटी है, लोगों की यूटिलिटी है ना, तो इसलिए उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे यूटिलिटी की जब बात करेंगे तो हमें कोई भी मतलब नहीं है कि मोरालिटी से सही है गलत है, भैया बस इसका प्रोडक्शन होना है, क्योंकि ये डिमांड में है, क्योंकि किसी की ये वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसी अगर वेजिटेरियन, वेज और नॉन वेज का भी एग्जाम्पल दे रखा है। अब कई लोग कहते हैं कि नॉन वेज जो है गलत है, कोई मतलब नहीं, गलत से कोई मतलब नहीं है, उसकी डिमांड है, अगर चिकन की डिमांड है तो उसे पूरा होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेगा, ठीक है। और आपको पता है आज की डेट में कोई भी स्टेट ले लें जहाँ पे बेसिकली अल्कोहल बैन नहीं है, वहाँ पे उनका अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो क्या आता है, आपका अल्कोहल से आता है। आपको पता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब देखो मोरल बेस पे गलत है, लेकिन इकोनॉमी बेस पे वो ठीक है। तो यूटिलिटी है तो मतलब यूटिलिटी को कोई मतलब नहीं, कोई उसके मोरालिटी से उसकी लीगल एथिकल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो फटाफट हम यूटिलिटी के फीचर पढ़े। सब्जेक्टिव, नॉट मेजरेबल, रिलेटिव, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, हैज नो मॉरल रीगल, एंड यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट। तो एक पॉइंट रहेगा यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है इसे कैनॉट बी सीन, इसे टच नहीं कर सकते, ये कोई फिजिकल टर्म्स में नहीं है ना, कहीं कहीं पाई नहीं जाती है, ये हम फील करते हैं बेसिकली, है ना। इट इज़ काइंड ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज को हम फील करते हैं। आप ये फील कर सकते हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, लेकिन आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो। वैसे यूटिलिटी को आप फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ इमोशन हो गया,
ठीक है। अब यूटिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक टोटल यूटिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी या व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और इसका शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, जो मैं भी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी वेरी सिंपल, कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जो एंटायर वो टोटल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। मान लो आपने 5 एप्पल खाए है ना, 1 2 3 4 मार, तो सबसे आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगी। तो सारी यूटिलिटी को जब ऐड कर दोगे आप, तो उससे जो टोटल यूटिलिटी निकलेगी, आप जब आप सारे यूनिट्स खाओगे किसी भी कमोडिटी का, या पूरा कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम कर लोगे, तो उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल। मान लो आपने एप्पल खाया, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, और इससे मिलने वाली आपको पहले मान लो इससे टोटल यूटिलिटी पहले यहाँ पे आपकी क्या थी, 12 थी, उसके बाद आपकी लेट सपोज 14 हो गई, इसके बाद आपकी हो गई लेट सपोज आपकी आपकी हो गई 17 हो गई लेट सपोज। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, आपको प्रीवियस से माइनस करना पड़ेगा। मतलब जब आप 1 से 2 में जा रहे हो तो कितनी एडिशनल आपको यूटिलिटी मिल रही है। देखो पहले में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले आपने कोई कंजप्शन नहीं किया है ना, पहले वाले में मिलेगी नहीं। जब आप 1 से 2 में आए तो कितनी मिली, 2 मिली, और जब 2 से 3 में आए तो कितनी एडिशनल मिली, 3 मिली। तो कहने का मतलब है जब आप इंक्रीज करते हो, जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आते हो, तो उससे मिलने वाली आपको एडिशनल। तो यहाँ मुझे 1 से 2 में जब मैं गया तो मुझे कितनी एडिशनल मिली, 2 से 3 में गया तो कितनी मिली, 3। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो एडिशनल होती है, मतलब जब 1 से 2 में आते हो, 2 से 3 में आते हो, तो वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल मतलब है एडिशनल। ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, हाउ मच द सेटिस्फेक्शन यू गेन, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। और ध्यान रखना 1 पे इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला चाहिए आपको। अब 1 से ऊपर कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं निकलेगी। अब 2 ऊपर है तो इसका यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से एक प्रीवियस माइनस ऊपर वाला माइनस करना होता है बेसिकली MU फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया होगा। तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो MU होता है वो TUN बाई TUN-1 होता है। वेरी सिंपल, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो TUN-1 होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 1 से 2 में आए तो हमने क्या किया, लेट सपोज ये था 14 17 है ना, तो हमने क्या किया, TUN-1। अगर इस यहाँ का MU निकालना है हमें, तो इस वाले से इस वाले को हमें माइनस किया है, तो ये क्या हो गया हमारा TUN-1। मतलब हमें यहाँ का MUN निकालना था ना। मान लो देखो यहाँ का निकालना था MUN, मान लो ये n टर्म्स है लेट सपोज, है ना, तो यहाँ का निकालना था, तो ये हमारा क्या होगा TUN, और ये होगा TUN-1। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। ये TUN हो गया आपका, ये निकालना है आपको MUN, तो ये TUN है, इससे ऊपर वाला होता है, मैंने ऑब्वियसली बात बोला कि इससे प्रीवियस वाला हमें माइनस करना होता है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक डायग्राम से समझ लेते हैं फटाफट। देखिए 0 से स्टार्ट किया ना, अगर आप 0 कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कोई यूटिलिटी 0 मिलेगी, मिल ही नहीं सकती है ना, कुछ आप कंजप्शन ही नहीं कर रहे हो, तो अनडिफाइन हो गया इसका। अब जब आप पहला आपने कंज्यूम किया तो यहाँ मैंने 1 से लिया था, तो इसलिए मेरा पहला वाला 0 अनडिफाइन आ रहा था डैश। लेकिन अगर आप 0 से लोगे तो फिर इसमें कोई डेफिनेटली कोई ना कोई आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो हमारा कितना आया, 10 हमें मान लो टोटल यूटिलिटी मिला आपका। तो जब 10 में से आप 0 माइनस करोगे तो 10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने सेकंड मैंगो खाया, आपको टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 17 मिली है। ठीक है, अब 17 माइनस 10 7, देखो 7 आ गया। ठीक है, बेसिकली फिर अब थर्ड में आए 3 में, तो आपको टोटल यूटिलिटी 21 है, और यहाँ पे आपकी 21 माइनस 17 कितनी होगी, 4 होगी आपकी। ठीक है, फिर ऐसे जब आप 4 में जाओगे 22 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ टर्म पे कितनी होगी, 22 माइनस 21 1 होगी आपकी। ठीक है, फिर जब हम ऐसे 5 में आएंगे तो 5 पे आएंगे तो 22 माइनस 22 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है, जब आप 6 में आएंगे तो 19 माइनस 22 माइनस 3 हो जाएगी। तो आप ये देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी फॉल कर रही है, हमेशा फॉल करती है। ठीक है, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भले आपको इंक्रीज करते हुए बता दिया था 2 3, लेकिन एक्चुअल में मार्जिनल यूटिलिटी हर समय आपकी फॉल ही करेगी, कभी इंक्रीज नहीं करती है। देखो पहले 10 थी, 7 थी, 4 थी, 1 थी, 0 थी, -3, ये फॉल ही करेगी। इसका ये लॉ है, आप कह सकते हो, ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन बोलते हैं इसको, कि ये फॉल करेगी ही करेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, ये लॉ होता है इकोनॉमिक्स में कि ये फॉल ही करेगी, 10 के बाद 7 ही आएगा, और ये 0 भी हो सकती है, माइनस में भी आ सकती है। और टोटल यूटिलिटी का देखो क्या कंसेप्ट है, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज करती है,
देखो पहले 10, 17, 21 इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी। देखो पहले 10 से बड़ी, फिर 7 से बड़ी, 4 से बड़ी, फिर जो बढ़ने की रेट है वो कब होती जाती है, देखो पहले 10 से बड़ी, फिर 7 से, 4 से, फिर सिर्फ 1 से बड़ी, और फिर बड़ी नहीं है ना, और फिर कम होने लग गई। तो टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज करती है हाई इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर फॉल करने लग जाती है। लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। जैसे ये जीरो हो गया था, कभी ये जीरो नहीं हो सकती है, और टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो ये ना तो ये जीरो होगी, ना तो ये नेगेटिव होगी। हाँ, पहले वाले पे हो सकती है, लेकिन उसके बाद अब मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि 7th टर्म पे हमारी ये जीरो हो गई, नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। तो ये कहने का मतलब है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है, अगर कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, लगातार हम कुछ चीज़ मैंगो खाएंगे। अगर आप मैंगो खाते रहेंगे तो पहले आपको फर्स्ट मैंगो खाओगे तो आपको बड़ा सही लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। सेकंड खाओगे तो थोड़ा सा आपको फिर कम अच्छा लगेगा, 7 से मिलेगी। थर्ड खाओगे फिर आपको 4 से ही आपको सेटिस्फेक्शन, फोर टर्म से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब फोर टाइम से आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो उसका जो नंबर होगा सेटिस्फेक्शन का 4 ही होगा। फिर 5, जब 4 में आओगे तो सिर्फ 1 होगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो लगातार, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो आपकी फॉल करती रहती है। और ये बिल्कुल लॉ ऑफ नेचर है। कोई भी चीज़ ले लो आप, कोई भी चीज़ ले लो, भले आपके वो कितनी भी प्रेशियस हो, है ना, उससे मिलने उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए फॉल ही होती रहती है। ठीक है, ये चीज़, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, ये डिमिनिशिंग होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है, तो उसे इसलिए डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। इसका रीजंस क्या होता है? क्योंकि जो हमारा कंजप्शन है, हमारा जो सक्सेसिव कंजप्शन है, इंक्रीज इन कंजप्शन है, उससे मिलने वाली हमारी यूटिलिटी फॉल होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम उससे बोर होते रहते हैं, उससे मिलने वाला हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर समय फॉल होती रहती है। टीयू आपकी पहले इंक्रीज करेगी थोड़ी इंक्रीजिंग रेट पे, फिर कम से इंक्रीज करेगी, फिर जीरो से इंक्रीज करेगी, फिर हमारी फॉल होने लग जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी आप मैंगो देखो, मैंगो आप अगर मैंगो खा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप यहाँ पे बंद कर दोगे उसका, जीरो पे मैक्सिमम यहाँ तक ही खाओगे आप, है ना। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया वैसे 4 पे ही आप कम कर दो, 4 पे ही खत्म कर दोगे। लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो आप 5 आम खा लोगे। लेकिन अगर छठा आम खाओगे तो डेफिनेटली माइनस से मतलब उल्टी कर दोगे आप। ये कहने का मतलब है ना। मतलब एक लिमिट होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे MU हमारा जीरो होता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है, कि मतलब वहीं तक बस, इससे ज़्यादा नहीं। कहते ना बस अब बहुत हो गया, तो वो वाली बात है। ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कंज्यूमर यहाँ तक खाएगा। तो कोई बिजनेसमैन को अगर ये समझ में आ जाए कि हाँ इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ तक जाएगी कंज्यूमर की, अगर वो मार्केट को अच्छे से समझ पाता है, तो डेफिनेटली वो इस रेंज में रहेगा। इस रेंज में आएगा तो उसे लॉस होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? आप कनेक्ट करो हर चीज़ को, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ईजी है, कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाना प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखना कि पहले हम मानते थे कि कोई भी जो गुड होता है उसी का प्रोडक्शन होता है, नहीं, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये भी प्रोडक्शन है ना। कोई मूवी बना रहा है वो भी प्रोडक्शन है, तभी तो उसे प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स ही प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली बात है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं प्रोडक्शन में, क्या होता है कि कोई जब गुड बनता है तो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन सर्विसेज का भी प्रोडक्शन माना जाता है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है, भले वो टेंजिबल होते हैं जो हमारे गुड्स होते हैं, जो इनटेंजिबल होते हैं हमारी सर्विसेज होती हैं। दोनों का ही आपका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? क्योंकि जो पहले वाले देखो क्या मानते थे, पहले वाले क्या कहते थे कि सिर्फ इनटेंजिबल को नहीं मानते थे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड कंसेप्ट था। बाद में इकोनॉमिक्स ने इसे समझा, उसने बोला नहीं, कि अब क्या है, जो प्रोडक्शन है वो क्या है, आपका प्रोडक्शन इंक्लूड्स नॉट ओनली द मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स द टीचर्स, डॉक्टर्स, बाकी सबको भी इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बस जो प्रोडक्शन हो रहा है, कार बन रही हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, फ़ोन बन रहे हैं, वही प्रोडक्शन है। नहीं, जो लॉयर सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी तो प्रोडक्शन है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी तो प्रोडक्शन है, जो हेयर ड्रेसर्स वो भी प्रोडक्शन है, म्यूजिशियन, एक्टर्स वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विसेज भी लोगों की सेटिस्फाई को पूरा करता है। आप अगर यूट्यूब मुझसे पढ़ रहे हैं अपना नेट डाटा खर्च करके, तो डेफिनेटली आपको कोई इससे यूटिलिटी मिल रही है ना। तो इसलिए आपकी सर्विसेज भी आपकी इंक्लूड होती है अब प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखो
अब प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन इज नथिंग, अब यहाँ पे इसका फटाफट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एडिंग। प्रोडक्शन क्या है? कोई भी गुड में जब आप उससे में यूटिलिटी ऐड कर देते हो तो उससे प्रोडक्शन बन जाएगा। लेट सपोज आपने कोई चीज़ बना दी, आपने रॉ मटेरियल लिया, उसका कोई भी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसको आपने एक फिनिश्ड गुड्स बना दिया, मतलब उसकी यूटिलिटी ऐड हो गई उसमें, है ना। तो वो एक बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? किसी भी रॉ मटेरियल या गुड में या आप एक किसी भी चीज़ में जब यूटिलिटी ऐड कर देते हो आप, तो वो हमारा प्रोडक्शन बनता है। तो बेसिकली ये क्या है? इट फॉर्म्स यूटिलिटी and one of the ways which utility can be increased, and it involves changing the form from good from raw material to the finished products। कहने का मतलब है कि ये यूटिलिटी फॉर्म करता है प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय ट्रांसफरिंग गुड फ्रॉम वन पर्सन टू वन प्लेस टू अनदर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो यूटिलिटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है, बेसिकली वो क्या करता है, हम उसकी यूटिलिटी एक जगह से दूसरी जगह में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बेसिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको पता है कि जो चीज़ का प्रोडक्शन वहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ पे हम जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस जगह पे उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। फिर टाइम यूटिलिटी भी होता है। आपको पता है कि कोई गुड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स है तो वो ठंड के टाइम ही ज़्यादा कंजप्शन होता है, तो वो टाइम यूटिलिटी होती है। सर्विस यूटिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पर्सनल सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स। ये बेसिकली जो सर्विस देते हैं, जैसे हम टीचर्स हो गया, है ना, ये भी बेसिकली क्या है कि यूटिलिटी आपकी, है ना। आपका यूटिलिटी बैंकर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, दिस इज ऑल कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर, और यू कैन से दे प्रोवाइड द यूटिलिटी ऑन द सर्विस बेसिकली। ठीक है। सो प्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ एडिंग। प्रोडक्शन क्या है? सिंपली आप क्या करते हो, यूटिलिटी ऐड कर देते हो या यूटिलिटी फॉर्म कर देते हो। ठीक है, भले वो एक प्लेस हो, टाइम हो या सर्विस हो। सो एवरीवन हु मेक गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। थस प्रोड्यूसर आर दोज हु ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है, एक प्रोड्यूसर किसे बोलेंगे? जो क्या करता है, किसी भी रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द प्रोडक्शन। नेक्स्ट दैट इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? मतलब कहने का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको चार चीज़ें जरूरत होती है। चार चीज़ें जो होती हैं वो आपको नीड होती हैं, उसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सबसे पहले आपका लैंड है, फिर आप लेबर है, फिर आपका कैपिटल है, जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और फिर है आपका ओनर या एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर वॉट एवर यू कैन से, ओनर भी बोल सकते हैं, एंटरप्रेनर भी बोल सकते हैं। तो ये चार चीज़ें आपको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, कैपिटल में आपकी मशीन्स वगैरह हो गई, आपका जो पैसा हो गया जो आप इन्वेस्ट करोगे, और आपका एंटरप्रेनर जो हो गया, जो उसका मालिक हो गया। ठीक है, तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, आपको ध्यान में रखना है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे आप रीड कर सकते हैं, अब वही जो चीज़ मैंने बोला वही चीज़ है आपकी। देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार फैक्टर्स होते हैं। मतलब आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इन चारों चीज़ों को यूज़ करके करेंगे, तो इन चारों चीज़ों को बेसिकली क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब लेबर की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं फटाफट। ये ह्यूमन एफर्ट होता है, फिजिकल और मेंटल। ठीक है, आप भले वो फिजिकली उससे काम कराओ या मेंटली काम कराओ, तो वो हमारा लेबर होता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, आपको पता ही है, मशीन्स वगैरह हो गई, टूल्स हो गया, पैसा हो गया, ये सब हमारे कैपिटल में आ जाता है आपका। नेक्स्ट है दैट इज योर एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो रिस्क लेता है, जो डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे प्रोडक्शन करना है नहीं करना, बेसिकली मालिक जो होता है। ठीक है, ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेन रिस्क तो यही लेता है ना, यही डिसीजन लेता है कि हमें प्रोडक्शन करना है। कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है सोचो, प्रोडक्शन इज ऑलवेज अ रिस्क, यू नो। ठीक है, तो इसको एक अलग एंटिटी माना गया है हमारे इकोनॉमी में। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है, आउटकम होता है। जब आप लैंड, लेबर, कैपिटल को एक सही प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन होता है। देन फैक्टर्स नीड टू बी कंबाइंड। हमारे जो उसको जो फैक्टर्स हैं, मतलब लैंड, लेबर, उसे एफिशिएंटली हमें कंबाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने उसे बेकार, मतलब ना फिक्स्ड वे उसे मतलब करना होता है। ऐसा नहीं कि पूरी मशीन्स यूज़ कर ली, ज़मीन ही बस ज़मीन ही यूज़ कर ली, तो बाकी चीज़ें कहाँ से लाओगे आप, ना बाकी चीज़ें भी जरूरत। तो बेसिकली कहने का मतलब चारों चीज़ें हमें सही चीज़ों में चाहिए होती है। और एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is that service of factor rather than the factor itself contributes to production. For example, labor helps in the production by, तो कहने का मतलब है जो हर एक फैक्टर है वो अपने आप जो है अपनी सर्विस से या अपने जो भी वो फैक्टर की जो स्पेशलिटी है उससे बेसिकली जो वो है प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव द फिजिकल एक्सिस्टेंस। सबकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है, आपको पता है, उसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, लैंड को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेबर को आप एक फिजिकल, ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन एक बॉडी होती है। ठीक है, फिर कैपिटल, मशीन्स वगैरह को आप टच कर सकते हो। एंड नेक्स्ट
एंटरप्रेन्योर जो भी, वो भी एक ह्यूमन ही है। तो कहने का मतलब है सबको आप क्या कर सकते हो, ऑल आर टेंजिबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेक्स्ट दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्टिव फैक्टर इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड refers to the fact that whenever when firms demand a factor of production they do not because the factor input gives direct satisfaction to। कहने का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनकी डिमांड तभी होगी कि जब किसी गुड की डिमांड होगी, इसलिए इसे ड्राइव्ड डिमांड बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर जैसे मान लो कि मुझे फ़ोन बनाना है, फ़ोन का प्रोडक्शन करना है या नोटबुक का प्रोडक्शन करना है, तो मैं चारों चीज़ें मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये मेरे बुक की डिमांड आई, मतलब बुक की डिमांड आई इसलिए इसकी डिमांड हुई है। अगर बुक की डिमांड नहीं होती तो मुझे लेबर से क्या मतलब था, मुझे लैंड से क्या मतलब था, है ना, मुझे कैपिटल से क्या मतलब था, मुझे एंटरप्रेन्योर से क्या क्या मतलब। तो ये हमारी ड्राइव्ड डिमांड होगी। इनकी ड्राइव जो डिमांड होती है वो ड्राइव्ड होती है। ड्राइव्ड मतलब किसी और की वजह से। ये यूज़ में क्यों होते हैं, क्योंकि कोई और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, इसलिए इनको ड्राइव्ड डिमांड बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है ड्राइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि किसी ना किसी दूसरे प्रोडक्ट की कमोडिटी की डिमांड की वजह से ड्राइव होती है, ठीक है। लास्टली ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव द सेम मोबिलिटी। ये मूव कर सकते हैं, मतलब आप एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो सही नहीं कर रही, इंडस्ट्री हटा के एग्रीकल्चर करने लग जाओ, तो कहने का मतलब है ये मूवेबल है। अगर एक लेबर को लग रहा है मुझे यहाँ से काम नहीं मिल रहा, वो दूसरी का चला जाएगा। अगर आपको कैपिटल लग रहा है यार यहाँ पे मशीन नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरी का मशीन लगाऊंगा, मुझे वहाँ रिटर्न मिलेंगे, आप चेंज कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर भी चेंज कर सकता है, उसे लगेगा नहीं यार यहाँ मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, वहाँ वो और कहीं चला जाएगा। कहने का मतलब है यू कैन चेंज, यू कैन, दे आर मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अ यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बेसिकली। प्राइस आपको बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है उसकी जो वैल्यू को डिफाइन करता है हमारा प्राइस। जैसे मान लो एक शर्ट की 1000 रुपीज़ है, किसी का कुछ और प्राइस हो सकता है, किसी का और प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस डिपेंड किसके ऊपर करता है। प्राइस देखो डिपेंड करता है कितनी चीज़ वो रेयर है, पहली बात है। और दूसरा जो फैक्टर इकोनॉमी में है वो होती है उसकी डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो आप इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई प्राइस किस पे डिपेंड करता है। एक तो कितनी रेयर है वो, और दूसरा उसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज़्यादा होगी। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड है नहीं, तो उसका प्राइस कम होगा। और या फिर वो रेयर हो, जैसे डायमंड हो गया, तो उसका प्राइस डेफिनेटली हाई होगा। तो या तो कितनी रेयर है वो, ठीक है। अब जैसे अब एयर है, अब एयर हमारे लिए यूज़फुल है ना। हम मर जाएंगे अगर पानी देखो, लेकिन उसका कंपेरेटिवली डायमंड प्राइस कितना कम है उसका, क्यों? क्योंकि वो एबंडेंस में है, नेचर में फ्री में दे रखा है। तो प्राइस इस पर भी डिपेंड करता है कितनी जो है रेयर है वो, ठीक है। तो स्कैरसिटी इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है, हमारा जो है प्राइसेस जो है हाई जाते हैं, ठीक है। कितनी अवेलेबिलिटी है उसकी, प्राइस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ कितने यूजफुल है एज वेल एज कितने स्कैर्स हैं, अवेलेबिलिटी कितनी है उनकी, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है उनके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो मैंने फैक्टर बताया, प्राइसेस ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई। एक तो रेयर कितने स्कैर्स है, कितने यूजफुल है, वो भी फैक्टर है। एक ये भी डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर मैंने बोला कि डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड से, तब प्राइस आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बेसिकली यही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो डिमांड और आपके जो सप्लाई है वो ही आपके इंपॉर्टेंट रखता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जब आपकी डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर हो जाती है। मतलब जब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाती है, उस पर जो प्राइस आपका सेट होता है वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। मैं आपको किसी एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने एक शर्ट खरीदने गए मार्केट में, वो 1000 रुपीज़ की थी। अब 1000 रुपीज़ थोड़ी देके आ जाओगे, ठीक है। ये इसका नॉर्मल प्राइस, ये इसका जो है नॉर्मल प्राइस है। लेट सपोज आपने बोला कि मैं इसके सिर्फ 500 दूंगा, बार्गेनिंग शुरू हो गई। वो बोलेगा नहीं, इसके मैं आपको 800 लूँगा, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो आप बोलोगे ये ज़्यादा हो गया। तो दोनों ने मान ले लेट सपोज 650 में बात बन गई, 650 में। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जहाँ पे डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स इक्वल हो जाती है हमारी, ठीक है। तो दैट इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये 650 जो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। मतलब यहाँ पे जो डिमांड फोर्स है, क्वांटिटी डिमांड है इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई है। कहने का मतलब है दोनों सेटिस्फाइड है यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस। ऐसे मार्केट में सेट होता है प्राइस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, कि डिमांड फोर्स काम करती है और सप्लाई फोर्स आपस में इंटरेक्शन करती है, उसकी वजह से जो प्राइस सेट होता है दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है।
उसके बाद है जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल का मतलब है कि जो एवरेज प्राइस होता है, हम क्या करते हैं कि हमें जब इन्फ्लेशन निकालनी होती है, या हम क्या करते हैं जब हमें आप कह सकते हो कि प्राइस इंडेक्स निकालना होता है कि क्या प्राइस चल रहा है बेसिकली पूरे हमारे कंट्री में, तो हम एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम जर्नल प्राइस लेवल। क्लियर। नेक्स्ट, अगर अगर वो जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन होगी, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है, जर्नल प्राइस लेवल बहुत नीचे आ रहा है तो डिफ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस फॉल, जब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगी, प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल होगा, तो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, उन्हें लगेगा यार यहाँ इसकी तो कीमत ही नहीं मिल रही। जब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, और ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी आपकी सही नहीं होती। तो एक हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी 2 to 6% के बीच में माना जाता है कि हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, या 2 से 6% के बीच में। ठीक है, अगर एवरेज लें तो 4%। तो कोई भी इकोनॉमी है जो आरबीआई है वो कोशिश करता है कि 4% के आसपास को इन्फ्लेशन रेट रखा जाए। 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन चली जाएगी, और 2% से नीचे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं इन्फ्लेशन मैंने बता दिया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली एक प्राइस राइज होता है। ये नहीं कि मतलब एकदम ही प्राइस राइज हो गया मतलब उसको मान लोगे, जब ईयर्स तक चलता है, मतलब एक परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल है, मतलब काफ़ी सालों तक उसका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कल बढ़ गया फिर कम हो गया, वो प्राइस इन्फ्लेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो इन्फ्लेशन एक प्रोसेस होता है ना, कि मतलब एक स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस को बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है, एंड विच कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। इस सिचुएशन ऑफ एप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइस इन द प्राइसेस। एक अच्छा खासा जो राइस होता है वो प्राइस होता है। ठीक है, अब 1% 2% पर एनम में हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उतना तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, राइस इन द प्राइस शुड बी प्रोलॉन्ग, ध्यान रखना प्रोलॉन्ग होना चाहिए, यानी कि अभी एक महीने में बढ़ के कम हो गया वो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ओवर द टाइम होना चाहिए, काफ़ी टाइम तक, मतलब 5 साल 10 साल से उसका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है उस चीज़ का, तो उसे इन्फ्लेशन मानेंगे। अब इन्फ्लेशन दो तरीके से काउंट कर सकते हो आप, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब इन्फ्लेशन आपकी एक तो कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से निकल सकती है, कंज्यूमर के हिसाब से निकलेगी इन्फ्लेशन, उसे बोलते हैं सीपीआई, और दूसरी आपकी एक तो होगी प्रोड्यूसर के हिसाब से, तो वो होती है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों नेट पे फाइंड कर सकते हैं कि सीपीआई कितनी चल रही है, डब्ल्यूपीआई कितनी चल रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सीपीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि वो कंज्यूमर्स को अफेक्ट करती है, ये डब्ल्यूपीआई हमारे प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करती है। बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं, जो इसमें गुड्स लिए जाते हैं और इसमें गुड्स लिए जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स के लिए गुड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी कितने प्राइसेस हैं वो डब्ल्यूपीआई पे इफेक्ट करते हैं। बाकी जो सीपीआई है हमारे लिए, सीपीआई के लिए जैसे दाल हो गया, बेसिकली खाने पीने के सामान हो गए, जो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करते हैं, उसमें वो गुड्स का एवरेज प्राइस लिया जाता है। तो इसमें गुड्स अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट दैट इज डिमांड पुल। अब इन्फ्लेशन दो तरह की हो सकती हैं, एक हो गया डिमांड हाई होने की वजह से, और एक हो गया कॉस्ट पुल, मतलब कॉस्ट पुश, मतलब कॉस्ट बढ़ने से। कहने का मतलब है, अगर आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपकी प्राइस बढ़ जाएंगे, इसे बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, मतलब आपको हर चीज़ एक प्रोड्यूसर्स को महंगी पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है उसका वो प्राइस भी बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉस्ट पुश कॉस्ट इन्फ्लेशन आप एक बार रीड कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द वैल्यूएशन ऑफ द प्लेस्ड बाय द हाउस होल्ड। कहने का मतलब है इसमें कि कोई भी जो कमोडिटी है उसका क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। सो वैल्यू इन यूज इट रिलेट टू द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, इट एक्सप्रेसेस द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। कहने का मतलब है कि जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड को कंज्यूम कर रहा है, तो उससे उसे यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो अगर वो यूटिलिटी अच्छी खासी है तो उसे बोलेगा हाई वैल्यू इन यूज़। ठीक है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो बोलेगा लो वैल्यू इन यूज़। कहने का मतलब है इट डिपेंड्स, वैल्यू इन यूज़ का मतलब है उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है जो भी गुड वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वैल्यू इन एक्सचेंज रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। ये मार्केट वैल्यू, जब उसे बेचना चाहेगा, एक्सचेंज मतलब बेचना चाहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, मतलब वो बार्टर सिस्टम क्या करते थे, कोई कपड़े के साथ जो है भैंस गाय को चेंज कर देता था ना, लेकिन अब क्या है, प्राइस सेट होता है। अब क्या जो है वैल्यू इन एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्राइस पे। प्राइस भी कैसे होता है आपको पता है, इक्विलिब्रियम प्राइस में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब तो प्राइस पे आपका जो वैल्यू इन एक्सचेंज होता है, ठीक है, पहले क्या होता था आपका उस पे होता था, गुड्स में होता था। सो वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड द रियल वैल्यू। अब वैल्यू जो इन एक्सचेंज है, मतलब जो आप एक्सचेंज कर रहे हो आप किसी भी चीज़ से,
तो वो हमारा क्या बेसिकली नॉमिनल वैल्यू हो सकती है और उसको रियल वैल्यू भी हो सकती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। जब उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर करोगे, मान लो 1 मीटर का वैल्यू है 200 रुपये, तो वो हमारे एक्सचेंज हो गया, मतलब 1 मीटर कपड़ा 200 रुपये में है, तो वो हमारी हमारी नॉमिनल हो गया। रियल क्या हो गया, रिफर्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ द अदर कमोडिटी। कहने का मतलब है 1 मीटर कपड़ा हमारा 5 किलो राइस के बराबर है। तो जब एक गुड को दूसरे गुड की वैल्यू में आप चेंज कर देते हो, वो हमारा क्या होता है, रियल वैल्यू होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वैल्यू एक्सचेंज एंड वैल्यू ऑफ बेसिकली इन यूज। ठीक है, अब यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू देखो। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मैंने आपको बताया था। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे वाटर और डायमंड की बात की गई है। ठीक है, अब वाटर देखो, वाटर हमारे देखा जाए तो ज़्यादा यूटिलिटी है वाटर की। अगर हम वाटर की नहीं पियेंगे, अब वाटर की यूटिलिटी ज़्यादा है और डायमंड की देखा जाए तो यूटिलिटी मतलब एग्जिस्टेंस के हिसाब से कम है। मतलब अगर वो नहीं मिलेगी तो कोई भी, लेकिन फिर भी डायमंड का प्राइस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रेयर है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं वैल्यू पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कि हमारा वैल्यू इन यूज़ देखा जाए तो ज़्यादा है। मतलब अगर पानी नहीं है तो मर जाएगा, लेकिन पानी की वैल्यू बहुत कम है डायमंड से। क्यों? क्योंकि वो अबंडेंस इन नेचर है। तो इसे बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। इसी चीज़ को वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में आपको इतना नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आप भी उसे रीड करेंगे आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड डायमंड्स हैव अ वेरी हाई प्राइस बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्केर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट। ठीक है, मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे इकोनॉमी में ये मतलब नहीं है कि दिल्ली का मार्केट, चांदनी चौक का मार्केट, हाँ वो तो है ही, वो तो एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, पार्ट ऑफ द मार्केट है ही। लेकिन यहाँ मार्केट का मतलब कुछ अलग होता है। मार्केट का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेंस में हम क्या बोलेंगे कि भैया चांदनी चौक हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, बॉम्बे स्टॉक, ये मार्केट होता है। लेकिन इकोनॉमी में कुछ मार्केट अलग होता है। इकोनॉमी में मार्केट का क्या मतलब होता है, ये एक सिस्टम होता है जहाँ से भी आप गुड्स, जहाँ से भी आप किसी से इंटरेक्ट, जहाँ पे भी बायर और सेलर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दोनों आपस में, और दोनों में एक डील हो जा रही है। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, भले आप फ्लिपकार्ट से ले लो, अमेजोन से ले लो, वहाँ पे भी तो आपकी इंटरेक्शन होता है नेट के द्वारा। आप देखते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, उसको पे करते हो। आपका जोमेटो, स्विगी, फिर आपका जो है आपका कैब वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है वो उसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी होती है, आप कह सकते हो उसका स्कोप हाई है। क्योंकि इसमें मार्केट में क्या है, मैकेनिज्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं एक टुगेदर। जो ये जरूरी नहीं है एक फिक्स्ड प्लेस ही हो। ठीक है, फ़ोन पे भी हो सकता है पूरी डील, है ना। तो ये कहने का मतलब इकोनॉमी में एक जस्ट नहीं है कि सिंपल मार्केट में चले गए। किसी भी तरह से हम देखा जाए तो स्कूल भी एक तरह का मार्केट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हो आप, यहाँ पे आप फीस पे करते हो और टीचर्स आपको क्या पे करते हैं, टीचर्स आपको देते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आपका बेसिकली एक्सचेंज हुआ सर्विसेज का, और विद रिस्पेक्ट टू मनी के साथ हॉस्पिटल भी मार्केट हुआ, स्कूल भी मार्केट हुआ एक तरह से। जहाँ पे भी बेसिकली डिमांड और सप्लाई पूरी हो रही है वो मार्केट होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो दिस इज बेसिकली मार्केट नीड नॉट टू बी लोकेटेड, मार्केट जरूरी नहीं जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात है बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट टू हैव, ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल इंटरेक्शन करें कि एक बंदा फिजिकली उसे हाथ मिलाएगा फिर डील होगी, ऐसा नहीं है। आप देखो, अब जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको नहीं पता कहाँ से शिप हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, बस आपके पास आ जाता है वो। आपको नहीं पता उसका ओनर कौन है, आपको लाइफ टाइम पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो ये बेसिकली ये कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस बंदे से मिलो जिसका भी आप गुड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट दैट इज अ टाइप्स ऑफ मार्केट हो सकता है। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, तो मार्केट्स होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। गुड्स मार्केट कहने का मतलब है कि द गुड्स मार्केट्स आर दोज मार्केट्स विच वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट। देखो, कहने का मतलब है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाता है। मतलब कोई भी आप भले फ़ोन खरीद रहे हो, भले आप कोई भी बुक खरीद रहे हो, भले आप पढ़ रहे हो, तो उसे बोलेंगे गुड्स मार्केट। ध्यान रखना, उसे गुड्स मार्केट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा दैट इज़ योर फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जहाँ पे इन चीज़ों की खरीद और फिरोख्त होती है उसे बोलते हैं फैक्टर मार्केट। जहाँ पे आप लेबर खरीदते हो, जहाँ पे कैपिटल को खरीदा जाता है, जहाँ पे आप बेसिकली लैंड को हायर करते हो, लैंड को परचेज करते हो, लैंड को रेंट पे लेते हो, तो उसे बोलते हैं आपके फैक्टर मार्केट। ठीक है, जब आप इन चीज़ों का जब आपका लेन देन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर मार्केट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दैट इज़ अ मनी। ठीक है, मनी क्या होता है, फिर इनकम क्या होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।